नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। और छोटे शेर बड़ी छलांग में तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है यहाँ पर। और देखिए, आज आप लोकेशन भी देख रहे होंगे, लोकेशन अलग है। और क्योंकि दरअसल हम लोग मुंबई से शो कर रहे हैं, और ऐसे समय में जब हमारा जो इवेंट है द बोनस का, यहाँ पर द मल्टीप्लायर ग्रोथ फिन फेस्ट, उसके बीच हमने बहुत मुश्किल से, और देखिए रचित सर जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचित सर तो हमेशा से ईगरली हमारे साथ जुड़ते हैं। और सर इतने मतलब हौच पौच के बीच में आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा आप मुझे लगता है आए और तुरंत हम लोगों ने आपको बैठा दिया सर शो कराने के लिए। नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज फन। और ऐसे इवेंट्स में जो थोड़ा हौच पौच भी होता है वो भी एक एक्सपीरियंस का ही पार्ट होता है। सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और बोनस फैमिली वेट कर रही थी इस शो का, तो डेफिनेटली हमको करना तो था ही। जी। तो सर सबसे पहले शुरुआत हम लोग एनबीसीसी से करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर एनबीसीसी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। और आप ये देखिए, करीब करीब 290 करोड़ का ऑर्डर है ये। नेल्को से ये जो है वो ऑर्डर मिला है। और आप ये समझिए कि इसमें नेल्को जो कार्यालय है और टाउनशिप है, उसमें कई तरह के यहाँ पे ग्रोथ कार्यों के लिए ये ऑर्डर मिला है यहाँ पे। और यहाँ पर आप ये समझिए कि बोकारो जो सेल बोकारो प्लांट है, उसकी कूलिंग पॉन्ड की डीसिल्टिंग का भी यहाँ पे ऑर्डर मिला है। और आप ये समझिए कि एनबीसीसी के प्रोजेक्ट और बिजनेस में इससे मजबूती की उम्मीद है। हालांकि वो तो रचित सर बताएंगे आगे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन सर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक तो मजबूत हो रही है, लेकिन स्टॉक जो है उस हिसाब से जो ग्रोथ निवेशक मान के चलते हैं वो ग्रोथ अभी तक नहीं आई है। सर क्या आपका क्या मानना है यहाँ पे, क्या करना चाहिए? देखिए, ऑर्डर बुक एक फेज होता है जिसमें हमें कई कबार एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिलता है। मगर हर जी आपने देखा होगा इन दिनों ये भी चीज बहुत सीरियसली ली जाती है कि ऑर्डर बुक जब तक एग्जीक्यूशन में नहीं आती तब तक स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हो गए हैं। दो एनबीसीसी में ओवरऑल एक बुलिश स्टांस ही है, मगर जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है आई मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा डाउन साइड थोड़ा और बाकी है। और 103 रुपये 50 पैसे तक ये आता हुआ दिख सकता है। वहां पे जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उन लेवल्स को ये जैसे ही मेंटेन करेगा उसके बाद एक बाउंस बैक आपको दिखेगा। और 116 तक का टारगेट आप 1 से 2 क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उससे लंबी अवधि के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो वापस ये आपको 130 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जी। तो अब हम लोग यहाँ पर आपको एनबीसीसी की तरफ से जो सर की राय मिल गई है यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। कंपनी को ऑर्डर मिलना तो जरूरी होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूट करना। और बहुत लंबे समय तक आपको ऐसी स्थिति भी बहुत सारी कंपनी में देखने को मिलती है कि टाइम वाइज करेक्शन इसलिए आता है कि कई बार कंपनियां एग्जीक्यूट नहीं कर पाती चीजों को लेकर। सर रमा स्टील की बात करते हैं। 10-11 रुपए का स्टॉक है सर ये। और यहाँ पर खबर दरअसल निकल कर ये आई कि जो यूएई बेस्ड ऑटोमैक यहाँ पे जो ग्रुप है, उसके संयुक्त अधिकरण को लेकर मंजूरी मिल गई है यहाँ पर। और ये जो करीब है, जो पूरी डील होती हुई दिखेगी 728 करोड़ के आसपास होती हुई दिखेगी। ऑटोमैक ग्रुप में जो आप देखें यहाँ पे हिस्सेदारी जो है वो करीब 78.38% के आसपास जो है यहाँ पर हिस्सेदारी होती हुई दिखेगी। यहाँ पे जो ईडी है, करीब करीब 23 करोड़ के हिसाब से आप यहाँ पे खरीदारी देख सकते हैं। बाकी बची जो 21% की हिस्सेदारी है वो भी अधिग्रहित की जाएगी आगे चल के। और 64 करोड़ का जो भुगतान है यहाँ पे रमा स्टील जो ट्यूब्स है उसके जरिए नए शेयरों को जारी किया जाएगा सर यहाँ पर। सर बेसिकली यहाँ पर देखिए, रमा स्टील की जो यूनिट है वो उसको एक्वायर किया जा रहा है यूएई ऑटोमैक के जरिए, करीब 728 करोड़ के आसपास का यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद जो है सर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 3.5% जो स्टॉक है वो टूटता हुआ दिखा। आप क्या मान रहे हैं सर यहाँ पे, इसके पीछे की वजह क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, रामा स्टील को आप देखेंगे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज बिल्कुल गेम चेंजर बनती है। बट मैं समझता हूँ मार्केट भी अभी इसको थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा है। लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ हाइस कितना ज्यादा ये ट्रेड करता हुआ आया है। कुछ कुछ हमने फाइनेंशियल्स भी इशू इसके बारे में सुने ही थे। और जिस तरीके से कंपनी है मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांस अभी भी इसमें नहीं बना पा रहा हूं। तो मैं समझता हूं अभी इसको हमें थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। ये जो डील है ये प्रॉपरली थ्रू होने के बाद ये स्टॉक किस तरीके से मूव करता है एक बार उस चीज को भी हमें देखना होगा। जिस तरीके से अब ये बिहेव कर रहा है हो सकता है 12 रुपए तक का मूवमेंट ये आपको आता हुआ दिख जाए आने वाले समय में। बट बहुत एग्रेसिवली एक गेम चेंजिंग स्टांस में अभी नहीं देख पा रहा। ठीक है सर। उसके बाद सर सुजलॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, अब पावर जनरेशन की बात होती है यहाँ पर। पावर यहाँ पे कैपेसिटीज की बात होती है, स्टोरेशन की बात होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। कंपनी विंड सेक्टर से निकल कर आती है यहाँ पे, सोलर सेक्टर से बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से सुजलॉन एक एनर्जी स्टॉक है यहाँ पे। अब खबर यहाँ पे दरअसल ये निकल के आई कि कंपनी का जो टैक्स पेनल्टी है उसको लेकर बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। कई बार स्टॉक सर होता है कि जीएसटी की डिमांड आ जाती है तो उस पर स्टॉक का हल्का असर देखने को मिलता है।
यहाँ पर जो टैक्स विवाद था वो CSTAT के साथ था यहाँ पर, जो वहां से मुंबई से जो है बढ़ी रहा था। ये यहाँ पे जो पेनल्टी थी करीब करीब 21 करोड़ के आसपास थी, नंबर बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो पेनल्टी थी वो खत्म हो गई। और सर पिछले कुछ समय में ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी इसको लेके पढ़ रहा था, वैल्यूएशन को लेकर जो है उनका कहना है कि स्थिति काफी बेहतर दिख रही है यहाँ पे। विंड जो एनर्जी साइकिल है वो एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पर। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो पुडुचेरी फैसिलिटी है, अभी पीछे हाल ही में सर इसको लेकर जो है कंपनी आगे बढ़ रही है, उसका स्केल अप होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। सर कैसे देख रहे हैं? अपने हाई से करीब करीब मैं देखूं तो शायद 25 से 30% ये टूटता हुआ है अभी नीचे, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सुजलॉन की बात होती है और जब हम अपने बोनस फैमिली में सुजलॉन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कई कबार मैं ट्रोल भी हो जाता हूँ, कई कबार वो सिचुएशन भी बनती हुई दिखती है। बट इन रियल टर्म्स देखिए, सुजलॉन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। सुजलॉन अच्छा लग रहा है मुझे इन लेवल्स पे भी। बट बार बार मैं एक चीज कहूंगा, जब तक ये 60-61 रुपए के लेवल्स को नहीं ब्रीच करता, तब तक एग्रेसिव होने का अभी कोई सिचुएशन नहीं बन रहा। बहुत सारे, जैसे कि आप भी कवरेज करते हैं, फॉरेन ब्रोकरेजेस ने इसमें अपना कवरेज रखा है। मेरी समझ से अभी आप इसकी सिचुएशन को ऐसे ही मेंटेन रहने दें। इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 60-61 के सप्लाई जोन को क्रॉस करेगा। उसके बाद 74, 76 और 84 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख सकता है। और पहले तो कुछ टाइम से हम ही बोल रहे थे सुजलॉन के लिए, अब सब बोलने लग गए हैं। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। बट हाँ, परफॉर्मेंस आने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि 60 से 61 रुपए में बहुत एक बड़ा सप्लाई जोन है जो कि देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। अब उसके बाद येस बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर सर खबर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो राजन पटेल, उनके एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव है वो खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में इस तरह की चीजें निकल के आई हैं यहाँ पर। और रिटेल बिजनेस की ग्रोथ से जुड़ी जो संभावनाएं, जो चिंताएं थी, उसको लेकर ही फैसला किया गया है। यस बैंक में राजन पटेल के पास जो अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो रिटेल बिजनेस का एक जिम्मा था सर यहाँ पे। फरवरी 2026 में ये जो कार्यकाल है पूरा होने पर जो है वो अपने कार्यभार को छोड़ देंगे यहाँ पे। अगर हम लोग देखें राजन पेंटल की बात करें यहाँ पर तो। और सर अगर आप ये देखें कि SMBC का जो प्रभाव है बढ़ने से साफ तौर पे यहाँ पे जो प्रशांत जो CEO है कंपनी के, प्रशांत कुमार के एक्सटेंशन पर भी एक संशय बन गया है। अब सर लगातार इसका मतलब हम लोग ये समझे कि अब जो बैंक चलाएगा वो जापानीज प्रमोटर्स चलाएंगे यहाँ पर, इसको इस लिहाज से समझना चाहिए क्या? क्या और क्लैरिटी होती दिखेगी? और खासतौर पर जो CEO पद की जो अनिश्चितता बढ़ रही है वो एक कंसर्न पैदा करेगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल। देखिए हर जी, आपने एक ऐसी बात कही है जो कि हम कंटिन्यूसली करते हुए आ रहे हैं। यस बैंक में हमने छोटे शेयर ऊंचे चालान में हमेशा बात करी है और एक ही चीज कहते हैं, इट इज अ क्लियर केस टेक ओवर कैंडिडेट। और यस बैंक में आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि कई कबार न्यूज किसी तरीके से डेवलप होकर आती है, फिर उसका एक कॉन्ट्रा ओपिनियन बनता है और फिर न्यूज आपको स्ट्रीमलाइन होती हुई आगे दिखती है। स्पेसिफिकली इस स्टॉक में पिछले एक साल में आप देखें तो हमने देखा कि जापानीज स्टेक खरीद रहे हैं, फिर बात हुई नहीं खरीद रहे हैं, सेबी को भी बोल दिया कि नहीं खरीद रहे हैं, देन दे कम इन एंड देन दे बाय। फिर बात आई कि नहीं अब वो स्टेक इंक्रीज नहीं करेंगे, बैंक ने भी कंफर्म किया एंड देन दे हैव स्टार्टेड ऑफ इंक्रीज स्टेक। ये एक क्लियर केस आपको टेक ओवर कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। इस न्यूज पे बहुत ज्यादा रिएक्शन मेरे को नहीं लगता किसी भी इन्वेस्टर को अभी करना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे रहें। और जैसे कि जब ये हाई लेवल्स पे चल रहा था 24 1 रुपए पे, तो बहुत सारी बातें आ रही थी कि यहाँ पे खरीद लिया जाए। और उस टाइम भी हमने कहा था कि लोअर लेवल्स पे जब आपको ये मिलेगा तब आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। और मैं समझता हूँ यही वो कंफर्टेबल लेवल्स हैं, 20 रुपए 80 पैसे, 21 रुपए 40 पैसे, 60 पैसे तक। यहाँ पे एक बार आप अगर नहीं पोजीशन बनाए हैं तो पोजीशन बना के रख सकते हैं। हायर लेवल्स की जैसे हम बात करते हैं, क्लैरिटी आना चालू होगी, सबसे पहले 24 और 28 के लेवल्स ये बैंक दिखाने का दमखम रखता है। जी। अब छोटे शेयरों में की और बड़ी छलांग में सर एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, टाटा स्टील। और आप ये देखिए सर पिछले कुछ समय में कंपनी ने बैक टू बैक अपने एक्सपेंशन प्लान में जो गति दिखाई है यहाँ पर। एक तो आप हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे लॉयड मेटल्स के साथ जो एनर्जी को साथ लेकर एक्सप्लोर करने के लिए एनर्जी को लेकर जॉइंट वेंचर करती कंपनी दिखी है। इसके अलावा आप ये देखिए कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो ग्रोथ प्लान रखा गया है, अनवील किया गया है, वो 10 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से यहाँ पे जो स्टील कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर तो वो स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है 2032 तक इसको 37 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से कहा जा रहा है कि कंपनी इसको कवर करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा भी सर हम लोग देखें तो नीलांचल इस्पात निगम के साथ भी जो उड़ीसा में इनका जो प्लांट है उसको लेकर भी कई तरह के जो है यहाँ पर जो डील्स है वो होती हुई दिखी है। सर टाटा स्टील में क्या किया जाए? कमोडिटीज के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो स्टील भी अच्छी खासी सर स्ट्रेंथ दिखा रही है यहाँ पे, क्या करना चाहिए हमें?
देखिए हर जी फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी कंपनी अच्छे टेक ओवर्स कर रही है, बिजनेस भी आगे अच्छी तरीके से बढ़ा रही है, बट कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप, टाटा ट्रस्ट में जो इशू चल रहा है उसके कारण से कहीं ना कहीं जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो भी टाटा से थोड़ी सी दूरी बना के रखे हुए हैं। और आपने देखा भी होगा, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे टाटा टेक की अपनी इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ट्रेंड हो, टाटा टाटा पावर हो, टाटा पूरे ही स्टॉक जो है ग्रुप अभी चल नहीं रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चलेगा नहीं, बट मार्केट थोड़ी सी क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है, और उस क्लैरिटी के बाद ही टाटा में आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। अगर आप लोगों ने फ्रेश पोजीशन बना रखी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी विचलित होने वाली सिचुएशन आती हुई दिखेगी। मगर हाँ, अगर नहीं बनाई है तो हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि करंट लेवल से कूल ऑफ होके 164 166 लेवल्स तक जाता है। वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, सबसे पहला लेवल 184 और उसके बाद 200 प्लस तक के लेवल्स दिखाएगा। मगर आपको इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक टाटा ट्रस्ट की प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होती तब तक इसमें मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक बड़े इंटरेस्टिंग मैं चाहता हूँ उसके ऊपर आप व्यू रखें यहाँ पर अडानी पावर के ऊपर, क्योंकि लगातार आप इस स्टॉक्स को लेकर मतलब मुखर होकर बात करते हैं यहाँ पर। क्योंकि खबर तो सर बेसिकली इसमें बहुत खास नहीं है। देखिए जो अडानी पावर है वो उम्मीद कर रही है कि 100% टाई अप करे आने वाले दिनों में अपनी कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, करीब 23.7 गीगावाट। लेकिन मैं दूसरी खबर आपको बताता हूँ सर, क्योंकि हम लोग लगातार देखते हैं कि एलआईसी का अच्छा खासा निवेश इस कंपनी में बना रहता है। मतलब आप सोचिए कि 10-11 कंपनी जो स्टॉक है उसमें से 7 कंपनियों में एलआईसी का निवेश है। अब खबर निकल गई है कि अडानी पावर जो है उसमें 2% स्टेक ओपन मार्केट के थ्रू जो है बेच दिया एलआईसी ने। सर इसको किस नजरिए से देखा जाए और आगे की क्या सलाह दें? देखिए अब हर्जी, एलआईसी ने अभी यहाँ पे ये काम किया है। जी अडानी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट पावर सेक्टर जो है ना जी उस सर। पे एक मैं बुलिश स्टांस जरूर लेके बैठा हुआ हूँ। जी बट कंटिन्यूअसली आपका जो ये शो है और हम जो जनरल शो करते हैं उसमें जी। भी मैंने एक ही चीज बोली है, अडानी पावर में फर्दर डाउनसाइड ही दिखता है हम्म। अभी। अभी अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से पोजिशन है। थोड़ा सा आपको डाउन साइड और आता हुआ दिख सकता है, और मैं समझता हूँ 134 132 लेवल्स आपको आने में दिख सकते हैं। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव अपना स्टांस मत रखिएगा, क्योंकि एक चीज आप क्लियरली समझिए, इफ इंस्टीट्यूशन लाइक एलआईसी इज कमिंग आउट इन ओपन एंड सेलिंग, कुछ ना कुछ वो ऐसा देख पा रहे हैं शायद जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ ही अभी हमें अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है सर। अगला जो स्टॉक है सर, वोडाफोन आइडिया। इसके बिना तो सर बात अधूरी है, आपसे चर्चा ना हो वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और हमेशा हम लोग देखते हैं कि आप एकदम कॉन्ट्रा स्टांस लेते हैं सर स्टॉक के ऊपर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर वोडाफोन आइडिया को लेके। अपना आप देखिए नया हाई बनाता हुआ स्टॉक दिखा है यहाँ पर। और बहुत सारे जो ब्रोकरेज हैं वो भी मान रहे हैं यहाँ पर कि स्थिति जो है आने वाले दिनों में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ स्टॉक दिख सकता है। अभी तो देखिए 11 साढ़े 11 के ऊपर है। कई ब्रोकरेज देख रहा था मैं 13-14 के टारगेट्स यहाँ पे दे रही थी। आपका क्या मानना है सर यहाँ पे? क्या सरकार की तरफ से आपको भी लग रहा है कि अभी भी जो है एक पॉजिटिव संकेत आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, आरपू की स्थिति सुधरती हुई दिख सकती है? और ऐसे समय में जब सर हमने देखा कि 20 लाख सब्सक्राइबर का लॉस कंपनी ने झेला, तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए, आगे की क्या सलाह रहेगी? देखिए अभी हर जी इस पर्टिकुलर इवेंट में जिसमें मैं आया हुआ हूँ, इस पे मुझे आने का सौभाग्य मिला, और बहुत सारे दर्शक थे जिनसे मिलना हुआ, और उनके अंदर एक अलग ही उत्साह था। जी और दर्शकों में एक बड़ा एक फनी कमेंट भी निकल के आया कि जी। इनको रचित खंडेलवाल नहीं, इनको आइडिया मैन बोलना चालू कर देना चाहिए। तो ये कुछ एक है, आप लोग का जी प्यार है जो अच्छा लगता है। और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हमारा रहा, बेसिक कैलकुलेशन पे ये कॉन्फिडेंस था कि गवर्नमेंट का फंड इन्वॉल्व है, ड्यूपोलो के अगेंस्ट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी अब आगे आके ये सारी चीजें करती हुई दिख रही है। अब फाइनली ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक ओपिनियन आ रहा है कि हाँ अभी आपको और इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। वी कंप्लीटली स्टिक टू द स्टैंड कि यस, आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। 12 रुपए तक के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मतलब अब तो वो डिस्कशन पॉइंट से भी बाहर हो रहा है। जिस तरीके से आप देखें, इसने फ्राइडे के सेशन में 1170 का हाई मारा था। अब मैं समझता हूँ हमारी जो जर्नी चालू हो गई है वो कहीं ना कहीं 13 रुपए 60 पैसे से 14 रुपए तक की हो गई है। वहां तक मैं नियर टर्म में इसको आता हुआ समझ पा रहा हूँ। और अब लेवल्स बदल गए हैं। पहले आपको ये बोला जाता था कि कहीं भी 9 रुपए 40 पैसे 60 पैसे आए वहां पे आप इसमें पोजीशन बनाएं। अब अगर ये कूल ऑफ करके आपको कहीं भी लोअर लेवल्स पे 10 रुपए 40 पैसे 10 रुपए 60 पैसे तक भी मिले, तो आप एक बार इसमें पोजीशन बना सकते हैं, अगर आपने
पोजीशन नहीं बनाई है। जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उनको एक ही चीज बोलूंगा कि अभी आप अपनी पोजीशन बनाए रखें। जैसा कि आपको भी बताया जा रहा है, 13 रुपए 60 पैसे तक का भी ये मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। वहां पे चाहें तो थोड़ा सा ऑफलोड करिएगा, वरना चलने दीजिए, अभी और इसमें स्ट्रेंथ बाकी है। ठीक है सर, उसके बाद हम सर लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दरअसल खबर ये निकल कर आई है कि जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है और जो बेसिकली लॉयड्स एडवांस डिफेंस सिस्टम्स है, उसमें इन्होंने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर की तरफ जो है अग्रेसिव होते हुए ये दिख रहे हैं यहाँ पर। और देखिए जो कंपनी की अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैन्युफैक्चर और सप्लाई डिफेंस से जुड़े हुए जैसे इक्विपमेंट्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप वेपन्स की बात कर लीजिए यहाँ पे, सर्विलांस ड्रोन्स, रडार, सेंसर्स, तमाम तरह की चीजें जो है कंपनी जो है इसमें इस डोमेन में हिस्सेदारी रखती है। कैसे देखना चाहिए सर इस कदम को, आगे की क्या सलाह रहेगी? देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर स्पेस को देखें ना हर्ष जी, थोड़ा सा एक ना टेपेड अंडर परफॉर्मेंस इस स्पेस में रहा है। मतलब आप देखें, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि डिफेंस में ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बट वो उस तरीके से एक मैच्योर्ड मूवमेंट मार्केट नहीं दिखा पा रहा है। ये न्यूज़ पॉजिटिव है और आने वाले समय में आपको जरूर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट मैं कहूंगा कि वी शुड नॉट जंप द गन। थोड़ा सा भी देखें कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप करता है। स्टॉक ठीक है, बट हाँ, अभी एग्रेसिवली पोजीशन बनाने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। लोअर लेवल्स पे अगर आपको कहीं मिलता है अराउंड 48 49 के रेंज में, तो मैं कहूंगा कि एक बार आप इसमें अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। क्योंकि वही बात कि एक आपको कंफर्मेशन मिला, ऑर्डर मिला, उसके एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में एक टाइम लगता है और कुछ क्वार्टर्स के बाद आपके नंबर्स में वो चीज देखने को मिलती है। फिर 48 49 के लेवल्स पे आप पोजीशन बना के अराउंड, मैं समझता हूँ सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलेगा 58 का। और 58 के ऊपर आप देखें बहुत कंफर्टेबली आपको क्रूज करता हुआ ये दिखेगा 64 से 72 तक के लेवल पे। बट ये बहुत बात की स्टोरी है। अभी लोअर लेवल पे पोजीशन थोड़ी थोड़ी बनाना चालू करिएगा, एग्रेसिवली एंट्री के बारे में मत सोचिएगा। ओके सर। अच्छा सर, एसजेवीएन की बात करते हैं यहाँ पे। मतलब अभी सोचिए कि स्टॉक ने अपने 52 वीक लो बनाया है यहाँ पर, और कहाँ उम्मीद कर रहे थे कि स्टॉक जो है अब ग्रोथ दिखाएगा यहाँ पर। मतलब अभी देखिए कि 8 कॉन्जिक्यूटिव सेशन जो है वहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा है सर। डू यू थिंक दिस डाउन टर्न विल कंटिन्यू सर? देखिए, एसजीवीएन और एनएचपीसी, इस इन दोनों शेयर्स के साथ हमारा, मतलब आपका और मेरा भी एक रिश्ता है कि हम लोगों ने इस पे कवरेजेस भी किए और वो सारी की सारी चीजें देखी हैं। मगर एक रियलिटी ये है कि आप अगर नोटिस करें हर जी, इनका अंडर परफॉर्मेंस ना बहुत टाइम से हमको देखने को मिल ही रहा है। और ये वो कंपनीज हैं जो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखती हैं। और पिछले कुछ समय से हम ये बात बोल भी रहे हैं कि इसमें अभी आपको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। ये सिर्फ वो इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बना के रखें जो इसमें टाइम दे सकते हैं, इट रिक्वायर्स टाइम। मैं समझता हूं कि आपको इन लेवल्स पे ही कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखेगा, मतलब 68 रुपए के आसपास ये एक बार रुकना चाहिए। वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद आपको एक हायर लेवल पे आता हुआ दिखेगा जो अराउंड 80 रुपीज का होगा। और उसके बाद इन ईयर्स टू कम, मैं इसके लिए तो क्वार्टर्स भी नहीं बोलूंगा, ईयर्स टू कम, ये 89 रुपीज तक के लेवल्स पे आपको जाता हुआ दिख सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये उन चुनिंदा काउंटर्स में से है जो लिमिटेड डाउनसाइड और टू एन एक्सटेंड लिमिटेड अपसाइड के साथ है। तो अगर आपकी एक सेफ बेट, मगर पेशेंट और टाइमली, आप टाइम अगर इसमें दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। ठीक है सर, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी के साथ तो कई बार बातें हम लोगों की होती रहती हैं ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। लेकिन सर आपसे समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है ठीक है कि एसएनपी ने यहाँ पर देखिए जो है वार्न किया है कि एक तरीके की लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिल सकती है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन सर इसमें एक और जो खबर है मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ यहाँ पे, कि जो भावेश अग्रवाल है उन्होंने प्लेज किया है यहाँ पे अपना अतिरिक्त 3% एडिशनल स्टेक यहाँ पर। तो इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है सर। आप ये सोचिए कि देखते देखते 36 के भाव पर आ गया। क्या करना चाहिए निवेशकों को? बहुत सारे निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि भाई 30 के भाव के आसपास आए तो हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ताकि एक लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से रखा जाए इसको। इसमें क्योंकि गीगा बैटरी और क्या यहाँ पे तमाम तरह की फैक्ट्रीज जो ने भी देखा बहुत बार, जो यहाँ पर भावेश अग्रवाल थे उन्होंने विजिट कराई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और तमाम को जो यहाँ पे निवेशक हैं और जो चीजें। लेकिन आपका क्या मानना है सर, इस स्टॉक को देखना चाहिए या अभी रिस्की बैट है यहाँ पर? नहीं नहीं, देखिए हर जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत हायर लेवल से हम इसमें लोअर लेवल्स की ही बातें कर रहे हैं, तब मेरा टारगेट बड़ा फनी लगता था। एक बार इनफैक्ट शुभम सर के साथ ही मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तब ये 90 रुपए के आसपास चलता था। और उन्होंने बोला था एक शेयर जो आप कभी नहीं खरीदेंगे, मैंने ओला का ही नाम दिया था उसमें। और आप देखिए कि
प्रैक्टिकली आई डोंट सी एनी अपसाइड। एक बीच में जरूर मेरे को मेरे ही व्यू और ओपिनियन को चैलेंज करने का तब मौका मिला था जब बातें आ रही थी कि अडानी ग्रुप इसको टेक ओवर करेगा, कुछ वहां के इन्वेस्टर्स भी इस पे अपना फंड पार्क कर रहे थे। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आप इतना सारा डेटा मंचिंग करते हैं, आप देखिए इन्हीं के जो एरिया ऑफ एक्सपर्टी है वहां पे को पीछे छोड़ते हुए कितनी हमारी नॉर्मल कंपनीज, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, ये सब आगे बढ़ चुके हैं। देयर सेल्स आर ग्रोइंग, देयर आफ्टर सेल्स सर्विस इज अ प्रॉब्लम। आपकी गीगा फैक्ट्री में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं। और भावेश अग्रवाल जी, मतलब नथिंग अगेंस्ट भावेश अग्रवाल जी, आई बीइंग अ खंडेलवाल, ही बीइंग एन अग्रवाल, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट उनका बिजनेस एक्यूमेंट मुझे बहुत कम समझ में आता है। मैं इससे दूरी ही बना के रखने की राय दूं। रहेंगे सर। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल पे क्या किया जाए सर? नया 52 वीक हाई बनाया, 121 पे पहुंचा, बहुत जबरदस्त मोमेंटम रिफ्लेक्ट किया। और मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा ताकि दर्शकों को आगे के लिए क्लैरिटी मिल सके सर। जिस तरीके से बीएफएसआई में हमने देखा ग्रोथ देखने को मिली, जीएसटी रिडम्पशन से ऑटो स्टॉक्स में ग्रोथ देखने को मिली, आपका क्या मानना है सर यहाँ पे अभी? क्योंकि एक फेज तो हमने तेजी का देखा, अभी दूसरा फेज आना बाकी है यहाँ पर। देखिए हरजी, अभी इन्हीं मतलब आज तो क्योंकि इवेंट है और सब कुछ है, वरना विपुल सर हमने ना एक चीज चालू करी है कि हम छोटे से ऊंचे छलांग में एक कॉल भी देते हैं। जी। और संवर्धना मदरसन में हमने अभी अपनी कॉल भी जनरेट करी थी अराउंड 114 115 लेवल्स पे। उसके बाद ये अपसाइड है और अभी मैं और इसमें अपसाइड देख पा रहा हूँ। देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस मुझे लगता है ऑटो सेक्टर को भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके पीछे हरजी एक और चीज आप देखिए, दे सेल द कार ओनली वंस। ओईएम सप्लाई में इनका पार्ट एक बार तो लग जाता है, बट जब तक वो गाड़ी चलती रहती है तब तक वो रिकरिंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अब पहले के टाइम एक अलग होता था, अब क्या है कि जो कंज्यूमर है वो भी एजुकेटेड और अवेयर हो गए, वो बोलते नहीं जो ओईएम कंपोनेंट है वही हमें लगाना है। तो इनकी वो जो आफ्टर सेल सर्विस में रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होती हुई दिखेगी। मैं समझता हूँ डेफिनेटली देयर विल कम अ टाइम जब आप देखेंगे कि आउट परफॉर्मेंस क्लियर केस पे आपको दिखता हुआ दिखेगा। संवर्धना मदरसन ने अभी ये मूवमेंट किया है, मैं समझता हूँ ये और आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से ये चल रहा है बहुत नियर टर्म में 124 तो अब आ ही जाएगा। उसके बाद 128 से 130 के लेवल्स भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है सर। एनएचपीसी की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि एनएचपीसी पे भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है सर। और मुझे याद है कुछ समय पहले की बात है जब पार्वती 2 प्रोजेक्ट को लेके बोला गया कि एग्जीक्यूशन होगा, ऑपरेशन हो गया, तो उससे ये भी बातें निकल के आई कि आने वाले समय में 200 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन आप यहाँ पे जो लेटेस्ट खबर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे, पर्यावरण मंत्रालय जो है, उन्होंने रिजेक्ट किया है एनएचपीसी का जो प्रस्ताव है। वो क्या प्रस्ताव है कि जो मॉर्गेज, जो फॉरेस्ट लैंड एसेट्स हैं, जो उसके ऊपर लोन रेज करना चाह रहे थे, उसको जो है इन्होंने प्रपोजल को यहाँ पे खारिज कर दिया है यहाँ पे। तो एक तरीके से देखिए कि जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया है यहाँ पे। और फिर जाहिर सी बात है कॉस्टिंग बढ़ती हुई भी दिखेगी, ये कंसर्न भी पैदा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे बात फंडामेंटल्स की है सर, किस लिहाज से यहाँ पे देखा जाए। देखिए डेफिनेटली जब आपका ऐसा कोई भी प्रोपोजिशन जो आपकी फंड रेजिंग में और आपके बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं ना कि बाहर बैठा हुआ प्रोजेक्ट है, उसको फंड करने के लिए अगर डिले होता है तो आपके वो नंबर्स में भी देखने को मिलता है। बट एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, बीइंग अ पीएसयू एंड गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। आपने देखा होगा कि आजकल ना बहुत जल्दी सेफगार्ड करने के लिए भी सिचुएशन बन जाती है। एक डीले से एक नी जर्क रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, बट क्योंकि बहुत क्लोजली सारी चीजें मॉनिटर हो रही है, मैं समझता हूँ इनके भी फंडिंग सोल्यूशंस हो सकता है आपको एक फोर्टनाइट के अंदर ही आता हुआ देखने को मिल जाए। और एक नीजक रिएक्शन के बाद ये कहीं ना कहीं आपको लोअर लेवल्स पे एक बार आता हुआ दिखे, अभी 77 रुपए चल रहा है, 74 लेवल्स तक आता हुआ दिखे। और फिर उसके बाद जैसे ही फंडिंग की क्लैरिटी आती है ये आप मूव करेगा। बट वापस से मैं एक ही चीज कहूंगा, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही लोग इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें। और मैं समझता हूँ 74 75 लेवल से ये सपोर्ट लेके 79 80 तक का मूवमेंट आपको बहुत जल्दी करता हुआ दिखा सकता है। बट उसके बाद 85 से 88 की रेंज में इसको पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है सर। बात हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर लेते हैं, एससीसी की बात कर लेते हैं। गिरावट देखने को मिली, हालांकि स्टॉक ने मतलब एक टाइम में बहुत अच्छा पैसा निवेशकों को बना के दिया यहाँ पे। दरअसल गिरावट जो आई वो राइट इशू जो था उसकी वजह से यहाँ पर निकल के आई है यहाँ पे, क्योंकि राइट इशू खुलता हुआ दिखा है यहाँ पर। और मैंने अपने दर्शकों को, जो हम पर्दे के पीछे का भी जो शो करते हैं पिछले हफ्ते, इसके ऊपर जानकारी दी थी यहाँ पर। तो कंपनी का जो राइट इशू करीब 1000 करोड़ का है यहाँ पर। और उसके खुलते ही आप देखिए गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। और सर आपका क्या मानना है, क्या करना चाहिए?
देखिए कंपनी प्रॉब्लम में है, लेट्स बी ऑनेस्ट। आप फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी प्रॉब्लम में है। ये एक फंड रेजिंग कर रहे हैं एट अ वेरी स्टीप डिस्काउंट। मतलब आप देखिए, जब ये अनाउंसमेंट आ रहा था और 24-26 की रेंज पे चल रहा था, हाफ द प्राइस पे आप इसके राइट इशू को लेकर आने की सारी बातें कर रहे थे। जब कंपनी इतनी फंडामेंटली वीक होती है, मैं क्लियर केस कहता हूँ, दूरी बना के रखना ही सही तरीका है। इस डाउन साइड में बिल्कुल नहीं खरीदना। और एक बार इसी टाइम जब राइट इशू की न्यूज आई थी, तो विपुल सर के साथ हमारा शो भी हो रहा था, तब भी मैंने बहुत क्लियर केस यही कहा था कि और 27-28 पे जो पोजीशन अपने निकाल सके वो निकाल दें। मेरे को इसमें कोई रिवाइवल अभी तो नहीं दिखता। ठीक है सर। एनटीपीसी की बात कर लेते हैं सर। एनटीपीसी ग्रीन की बेसिकली जो एनटीपीसी की सब्सिडरी है यहाँ पर सर कंपनी ने जो है कमर्शियल ऑपरेशन जो पार्ट है उसकी कैपेसिटी 6.6 मेगावाट जो है वो, अगर आप हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सर कंपनी में कुछ दिन पहले की भी बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी, एडिशनल कैपेसिटी को बढ़ाने का लक्ष्य लेके चल रही थी, और खासतौर पे कोल टू गैस जो कन्वर्जन सिस्टम है उसको बूस्टअप करने की बात यहाँ पर निकल के आ रही थी। सर एनटीपीसी ग्रीन को किस हिसाब से देखना चाहिए? पीछे अभी ओएनजीसी के साथ भी जॉइंट वेंचर होता हुआ दिखा है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए एनटीपीसी ग्रीन अभी आप देखें 91 लेवल्स जी पे चल रहा है। अभी जी हो सकता है इसमें आपको, ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ का थोड़ा सा एक रिएक्शन देखने को मिल जाए, बट मैं जी समझता हूँ हाई लेवल्स पे जैसे ही 93 94 जाएगा, वहां पे आपको थोड़ी सी थकावट देखने को मिल सकती है। जी तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए हम एक अच्छा अपना कवरेज ही लेके चल रहे हैं। बट वही चीज, ये भी वो स्टॉक नहीं है जिसमें आप एकदम से यू शुड जंप द गन। मेरे हिसाब से जिनकी पोजीशन है बने रहे, थोड़ा सा एक अप आएगा, बट बहुत ज्यादा कोई गेम चेंजर वाली सिचुएशन मुझे दिखती है नहीं अभी। अभी इसका ये जो डाउन ट्रेंड है, जी उसी पे इसको मेंटेन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से पोजीशनड है, आपको वापस से एक बार 86 तक के लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। तो तो एग्रेसिव मत तो होइएगा। सर ज्यादातर तो स्टॉक्स हमने कवर कर लिए। कोई ऐसे स्टॉक जो आपको लगता हो कि हमसे मिस हुआ है यहाँ पर? नहीं हरजीत, मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने जिस तरीके से सारी चीजें मैनेज कर ली हैं और इन सिचुएशंस में भी शो कर लिया, मैं समझता हूँ जो कोर दर्शकों के हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। और अभी आगे भी हमें चीजें करनी है। आई थिंक वी आर डन। और फिर बाकी तो नेक्स्ट वीक तो वापस मिलना होगा ही। जी अगर कुछ मिस होगा तो दर्शक कमेंट करेंगे और उसमें हम कवर करेंगे अगले हफ्ते। सर, टोटल क्रेडिट गोज टू यू सर। आपकी वजह से हो पाया है सर ये शो। आपने अपना कीमती समय दिया, और ऐसे समय में जब कुछ सब कुछ आनंद फानंद में होता हुआ दिखा, लेकिन बिकॉज ऑफ यू एंड हमारी पीसीआर टीम के बदौलत यहाँ पे बहुत ही शानदार, और बाबूलाल जी की वजह से बहुत ही शानदार फटाफट से हम लोगों ने शो कर दिया। सर फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, और हम लोग उम्मीद करते थे कि भूल चूक माफ, क्योंकि शो जो है एकदम हम लोगों ने किया है, तो जो गलती हो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।